हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस की डीबी की कैसे पाइपलाइन CI/CD क्रिएट करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे। तो हम पाइपलाइंस पे आते हैं अपने। अभी हमने एक पाइपलाइन बनाई थी जो हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दी थी, जिसमें हमने उसका फ्रंट एंड पूरा देख लिया था, मतलब यूआई और मिडलवेयर आप कह सकते हैं। हमने देख लिया था कि कैसे डिप्लॉय किया था डॉटनेट कोर का। अब इसके बाद मेरे को एक और एप्लीकेशन, मतलब एक और डीबी, मतलब डेटाबेस तो हर में ही चाहिए, तो हमें डेटाबेस चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एजेंट ऐड कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ सिंपली डीबी, या डेटाबेस रख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। डेटाबेस क्या कर रहा हूँ मैं, एक एजेंट अभी आपका मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस एजेंट में सिर्फ डॉटनेट कोर की चीज़ें कर रहा हूँ। अब इस एजेंट में मैं सब डेटाबेस की करूँगा। तो डेटाबेस के लिए देखिए, डेटाबेस के लिए क्या होता है जनरली, अब आपको पता होना चाहिए, या फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उससे पता लग जाएगा। हमारे पास एक टास्क है MS बिल्ड, जो हेल्प करता है उसको बिल्ड करने के लिए डेटाबेस को। तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया, वो उसने बिल्ड करेगा उस प्रोजेक्ट को। उससे क्या होता है, देखिए जो भी हमारी SQL डेटाबेसेस होती हैं, जब हम उसको बिल्ड करते हैं तो वो डेकपैक बनाता है, .decpec करके फाइल बनाता है। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है जब हम बिल्ड करते हैं तो उसका डेक क्या बनता है, मतलब आउटपुट क्या होता है, तो वो डेकपैक होता है। तो इसको याद रखिए कि डेकपैक होता है। उसके बाद डेकपैक तो हो गया, बन गया, तो उसको आपको पब्लिश कराना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी ड्रॉप फोल्डर, मतलब हमें आर्टिफैक्ट्स तो चाहिए, हम क्या करेंगे, उसको पब्लिश करा देंगे। तो पब्लिश, आप ये वाला पब्लिश मत यूज़ करना, कॉपी एंड पब्लिश, क्योंकि डेप्रिकेटेड हो गया। अब कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। आप ये वाला करिए, पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने 2 टास्क लगा लिए। अब मुझे पता है कि भाई इनसे हमारा डेटाबेस का काम हो जाएगा। अब पब्लिश आर्टिफैक्ट्स में आपको कुछ पाथ्स देने होंगे, जैसे कि आपका सॉल्यूशन। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटाबेस पे जाते हैं। आप ये अपने उससे भी पूछ सकते हैं, आपके डेवलपर से, कि हम किस प्रोजेक्ट को बिल्ड करें जिससे हमारे डेकपैक फाइल बन जाए, तो वो आपको बताएगा। वरना जनरली याद रखिए, SQL proj नाम से जो भी फाइल होगी डेटाबेस के लिए वो होगी बिल्ड लेटेस्ट MS बिल्ड आर्किटेक्चर 86, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे करेगा क्रिएट, वो एक बार देख लेते हैं। ये पूरा क्रिएट करने के बाद ये आपको पब्लिश आर्टिफैक्ट बिल्ड स्टेजिंग आर्टिफैक्ट्री, और ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉप फोल्डर में हमको मिलना चाहिए। एक बार पाइपलाइन स्टार्ट करते हैं और चला के देखते हैं हमको ये चीज़ आउटपुट मिल रही है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब की बार वापस देखिए, अब आप क्या देखेंगे, तो आप 2 चीज़ें देख पा रहे हैं जॉब्स में, विंडोज़ और डेटाबेस। तो लेट्स सी क्या होता है। ये 2 एजेंट्स हैं, समझ में आया। जॉब हमारी एक हो गई और एजेंट्स 2 हो गए, विंडोज़ और डेटाबेस। ऊपर वाले में डॉटनेट कोर चलेगा, नीचे वाले में डेटाबेस चलेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले ये चलेगा, जिसको जो मिल जाएगा वो चल जाएगा। इसका यही फ़ायदा है। तो अब ये देखिए चेकआउट हो गया, बिल्ड सॉल्यूशन कर रहा है। देखिए इसको सॉल्यूशन मिल गया, बिल्ड स्टार्टेड हो गया। जो हमने SQL proj फाइल उसको पाथ दिया था, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। वो डेकपैक क्रिएट कर लेगा और उसको ड्रॉप फोल्डर में डाल देगा, तो अपना काम इजी हो जाएगा। डन, हमारा ड्रॉप फोल्डर बन जाएगा डेटाबेस का, ये रेडी। अब ऊपर वाली विंडोज़ का भी एक बार वो स्टार्ट हो जाए। थोड़ा टाइम ले रहा है वो, एक बार स्टार्ट ये भी हो गया है। देखिए अपने आप स्टार्ट हो गया है। वही अब सारे प्रोसेस होंगे, इनिशियलाइज, बिल्ड टेस्ट पब्लिश आर्टिफैक्ट्स। तो अब चीज़ें समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या किया। एक और एजेंट लिया, उसमें हमने डेटाबेस के टास्क लगाए जिससे हमें डेकपैक फाइल मिल जाए। हमारा इंटेंशन था कि हमें डेकपैक चाहिए जिसको हम डिप्लॉय कर सकें एज्योर SQL में। हमारा जो SQL डेटाबेसेस बना हुआ है वो एज्योर SQL। अभी बनाएंगे SQL भी, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सर्वर बनाना होगा, डेटाबेस बनाना होगा, बट उसका ये डेकपैक फाइल है, उससे हम उसको डेटाबेस को डिप्लॉय कर देंगे। तो ये आपका फुल्ली हो जाएगा। फिर CI/CD एक डेटाबेस के साथ, एक UI के साथ, मिडलवेयर के साथ आप एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देंगे। तो ये सारे टास्क एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे के प्रोसेस देखते हैं।
बिल्ड टास्क कंप्लीट हो, रिस्टोर टास्क कंप्लीट हो गया है, बिल्ड टास्क कंप्लीट हो गया है, टेस्ट टास्क भी हार्डली 2 टेस्ट केसेस हैं तो वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट में आपको 2 एजेंट्स के बारे में और है उसको मैं वर्बली आपको समझाता हूँ, अभी हमने कौन सा यूज़ किया था और इन एजेंट्स का क्या रहता है, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। टेस्ट क्लियर पब्लिश हो गया, पब्लिश आर्टिफैक्ट्स, ये वही सारी चीज़ें हो गई। अब हम एक बार आर्टिफैक्ट फोल्डर पे जाते हैं, ड्रॉप के अंदर जाते हैं, अभी वेब जिप मिल रहा है, ठीक है। वापस से बैक जाते हैं, पाइपलाइन पे जाता हूँ एक बार, पाइपलाइन पे क्लिक किया, विंडोज़ पे गया तो आर्टिफैक्ट में मुझे ड्रॉप फोल्डर मिला, राइट। और एक बार मैं दूसरे वाले आर्टिफैक्ट्स पे जाता हूँ, मुझे इसी ड्रॉप फोल्डर के अंदर एक्चुअली सीक्वल का चाहिए जिससे हम एक साथ भेज सकें, तो उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर है। अरे नेट नहीं चल रहा क्या। दूसरे हमारी प्रोजेक्ट को क्लिक किया, इसके अंदर हमारा डेटाबेस पे गए, डेटाबेस में आर्टिफैक्ट्स से कुछ नहीं बना है एक्चुअली, तो इसको हमें, एक मिनट रुकिए, डेटाबेस पे क्लिक किया, आर्टिफैक्ट्स, पब्लिश आर्टिफैक्ट्स, DA इज़ एम्प्टी, नथिंग विल बी एडेड। तो ये देखिए DA1A इज़ एम्प्टी, नथिंग विल बी एडेड टू बिल्ड आर्टिफैक्ट ड्रॉप फोल्डर। इसमें इसने बोला है कि वो आर्टिफैक्ट नहीं ड्रॉप कर पाया है क्योंकि वो एम्प्टी है। तो अब एक काम करते हैं, एडिट करते हैं। अब देखिए ये पाथ टू पब्लिश में बोल रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और हम अपने इधर जाते हैं, यहाँ पे कोई आउटपुट होगा या कुछ तो होगा जहाँ पे हमें इसको आर्ग्यूमेंट्स को डालना होगा जिससे उसको पता लग जाए। बिल्ड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई, एक मिनट, बिल्ड आर्टिफैक्ट्स होगा, लेटेस्ट होगा, लिंक कॉन्फ़िगरेशन, MS बिल्ड एडिशनल। लेट मी चेक, एक बार मैं इसको देखता हूँ फिर आपको क्लियर करता हूँ कि हमें कहाँ पर डालना होगा। मैंने उसको चेक किया तो उसमें यही है कि यहाँ पे हमने उसको पब्लिश पाथ तो दे रखा है, बट हमने यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कराया कि हमें वो कहाँ, बिल्ड तो कर रहा है, डेक पैक बना रहा है, बट वो कहाँ भेज रहा है वो नहीं पता। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं P, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है, जिसमें हम उसको बोल रहे हैं कि आउटपुट डायरेक्टरी आप हमें कहाँ भेज दो, इस जगह भेज दो। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा, इसका डेक पैक फाइल बनेगी, वो इस वेरिएबल में भेज दो। इस वेरिएबल में भेज दो मतलब बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में आप उसको पास कर दो। और इसका नाम ड्रॉप ना दे के मैं इसका नाम दे देता हूँ डेक पैक, जिससे वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब यहाँ पे हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो डेक पैक, सॉरी, ड्रॉप फोल्डर में आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो एक डेक पैक नाम के फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर आएगा। और मैंने क्या गलती करी थी पहले, मैं यहाँ पे इसका बिल्ड हो रहा है, डेक पैक बन रहा था, बट वो आउटपुट कहीं जा नहीं रहा था, तो वो एम्प्टी हो रहा था। तो अब मैंने उसमें एक आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं उसमें प्री डिफाइंड वेरिएबल यूज़ करके उसको स्पेसिफिक इसके आउटपुट में भेज दिया। तो अब इसके बाद हम इसको सेव एंड क्यू करते हैं और इसको रन करते हैं, वापस से देखते हैं कि अब की बार आउटपुट जनरेट होता है या नहीं। तो इस तरह से आपको डिबग करना होगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो गूगलिंग करिए, सब मिल जाएगा। खोल के देखते हैं। फ्री टीयर्स हैं इसलिए थोड़ा टाइम लेती है, बट आपका पे एज यू गो सर्विस होता है तो ये एजेंट जॉब इतना टाइम नहीं लेते, तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं, ये चेक हो गया है, चेकआउट कर लिया है, बिल्ड होना शुरू हो गया इसका टास्क। और अब की बार यहीं पे चेक कर लेंगे पब्लिश आर्टिफैक्ट फोल्डर में उसने डेक पैक नाम के फोल्डर में डिप्लॉय किया या नहीं। होपफुली कर देगा इस बार डेक पैक में डिप्लॉय। क्योंकि वो आउटपुट का इशू था, क्योंकि हम डेक पैक बना रहे थे बट भेज नहीं रहे थे।
तो पब्लिश आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं या डेटाबेस पे जाते हैं। देखिए अब की बार इसने आर्टिफैक्ट्स क्रिएट किए हैं, ये देखिए डेकपैक नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया और सारे डेकपैक DLL PDB, बट हमारे को इम्पोर्टेंट फाइल ये चाहिए डेकपैक जो हम आगे डिप्लॉय करने वाले हैं। इस डेकपैक के अंदर आपका जो भी स्कीमा होता है वो सब इसी के अंदर होता है। अब आप ये SQL सर्वर में डिप्लॉय कर देंगे। आप पाइपलाइंस पे आए, अभी हमारी पाइपलाइन एक चल रही है। क्या चल रहा है, हमारा ऊपर वाला चल रहा होगा, ये ऊपर वाला जो है ये जॉब, ये ऑलरेडी 2-3 बार सक्सेसफुल हो गया, तो इस बार आप कोई फेल होने के चांसेस हैं नहीं। इसलिए मैंने आपको पहली वीडियोस में बोला था अगर एक बार आप सक्सेसफुली सेटअप कर लेते हैं तो डेवऑप्स साइड से 99% चांसेस रहते हैं कि गलतियां नहीं हो। बट कोड साइड से अगर मैं कुछ चेंज करके वापस से पाइपलाइन चेंज करूँ रन करूँ तो माइट भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमें किसी भी चीज़ की लॉग्स देखनी है तो इतने ऊपर पाइपलाइन चल रही है, मैं इतने आपको दिखाता हूँ। सपोज जैसे मुझे बिल्ड हुआ है, अब मुझे इसका लॉग अच्छे से चेक करना है। अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये व्यू रॉ लॉग नाम से एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे आपको सारा लॉग यहाँ पे दिख जाएगा। अब कोई एरर रहता है सपोज, तो कंट्रोल F किया मैंने, यहाँ पे ये टैब खुल गया। आप या तो एरर सर्च करिए तो आपको एरर्स दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे 0 एरर्स हैं, या फिर फेल्ड नाम से सर्च करिए। ये मैं जो अपने प्रोफेशनल उसमें यूज़ करता हूँ जिससे मुझे एरर या फेल जो भी हो रहा है वो पता करना होता है, तो इस तरह से मैं डिबगिंग करता हूँ। सिंपली आपको एरर्स पता लग जाएंगे, उसको पढ़िए, पढ़ने से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। डेवऑप्स साइट से या डेवलपर साइट से, मोस्टली डेवलपर साइट से होगा, उसको कॉपी पेस्ट करिए, स्क्रीनशॉट लिए अपने डेवलपमेंट टीम को भेज दीजिए, वो अपने आप समझ जाते हैं क्या इशू है। तो अभी ये रिस्टोर हो रहा है, अब ये रिस्टोर होगा, बिल्ड होगा, तो ये सेम प्रोसेस हो रहा है। इतने मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। हमारी ये जॉब कंप्लीट हो गई फुली, जिसमें विंडोज़ भी पास हो गया, डेटाबेस भी पास हो गया। अब जाके हम एक बार इसका ड्रॉप फोल्डर या आर्टिफैक्ट चेक कर लेते हैं। मैं इधर जाता हूँ, आर्टिफैक्ट्स पे जाता हूँ। अब आर्टिफैक्ट्स पे आपको 2 चीज़ें दिखनी चाहिए, यस राइट, डेकपैक दिख गया जो हमने क्रिएट किया, ड्रॉप फोल्डर दिख दिया, इसके अंदर वेब ऐप जिप, इसके अंदर हमारा डेकपैक। हमारी CI यहाँ पे कंप्लीट हो गई डेटाबेस के साथ और एक एप्लीकेशन के साथ। तो डेटाबेस विद .NET कोर एप्लीकेशन CI कंप्लीट हो गई। अब हम इसके रिलीज़ पाइप पे चलते हैं, क्योंकि CI से काम नहीं चलेगा, अब रिलीज़ भी करना होगा। रिलीज़ हमने ऑलरेडी, ओके देखिए ट्रिगर लगा हुआ था तो उसने ट्रिगर चलाने की कोशिश करी और ये आपका डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं, बिल्ड जैसे ही कंप्लीट हुआ डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। बट वो डिप्लॉयमेंट कर देगा, नो डाउट डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, दोनों डेकपैक भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट SQL का कोई इसको मतलब नहीं है, फाइल वहाँ पे भेज देगा उस एप्लीकेशन में। अभी मैं आपको एप्लीकेशन भी अगर रन करके देखूँ, रन हो जाएगी बट कोई फ़ायदा नहीं है, हमें SQL सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए वह चल जाएगा बट कुछ इसका फ़ायदा है नहीं। अब एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। सबसे पहले अभी हमने एक वेब ऐप क्रिएट की थी राइट, अब हमें एक एप्लीकेशन के लिए SQL क्रिएट करना है, सर्वर क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले SQL सर्वर पे चलते हैं। डेटाबेसेस सर्वर के अंदर ही क्रिएट होते हैं, तो सबसे पहले हम सर्वर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दूंगा मैं SQL रिसोर्स ग्रुप। पूछ रहा है, मैं सारी रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट RG में बनाऊंगा, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस होती है। जो भी सर्विसेज आप क्रिएट करो एक रिसोर्स ग्रुप में करो, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो उस रिसोर्स ग्रुप को उड़ा दो, बट अपनी कंपनी में मत उड़ा देना, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये सर्वर नेम है, सर्वर नेम मैंने दे दिया निंजा, निंजा नाम से मैंने सर्वर नेम दे दिया, ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, क्लाउड निंजा दे देते हैं। क्लाउड निंजा डेटाबेस का सर्वर नेम है। अब इसके लिए मैं एक सर्वर भी लिख देता हूँ, क्लाउड निंजा सर्वर, जिससे मुझे भी पता हो। उसके बाद ईस्ट लोएस्ट, अब इसकी वो पूछ रहा है पासवर्ड, और मैंने इसका एडमिन दे दिया ये, और सर्वर का नाम, और उसके बाद मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो पासवर्ड दे देना। डन, तो ये पासवर्ड काम कर गया, डन। ये इसमें कुछ वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, इसकी लेंथ, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही पासवर्ड, ये सर्वर के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री होता है, नो एडिशनल चार्ज। क्रिएट कर लीजिए,
ठीक है। तो ये हार्डली 2-5 मिनट्स लेगा। आप ये दूसरी सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, पहले आपने वेब ऐप क्रिएट कर ली, अब नाउ सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, इस सर्वर के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया है, इनिशियलाइज हो गया है, डिप्लॉयमेंट सबमिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने, आप देखेंगे कि आप ये जो अभी मैन्युअली कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशंस में आप ये सब चीज़ें जब आप एक बार ARM टेम्पलेट और टेराफॉर्म समझ लेंगे तो ये आप उसके थ्रू ऑटोमेशन भी खुद एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको डिप्लॉय कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आगे सेशंस में मैंने बताया है कैसे ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक यूज़फुल सेशन है जिससे आपको फुल एंड टू एंड समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, 2-5 मिनट लगेंगे। जैसे ही बन के रेडी हो जाएगा फिर इसको हम आगे से देखते हैं कैसे क्या करना है। हमारी रिसोर्स रेडी हो गई है, सर्वर रेडी हो गया है, जाके रिसोर्स पे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिसोर्स रेडी हो गई है। इसके बाद हम सिंपली कुछ नहीं करना, फ्री होता है, फ्री ट्रायल है, ये सर्वर भी फ्री होता है, पे एज यू गो में भी सर्वर फ्री होता है। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, यहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आप एज़्योर SQL डेटाबेस एक क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस का नाम दे दो क्लाउड निंजा SQL, ठीक है, ये दे दिया। यहाँ से आपको तीनों मिल गए। पूछ रहा है इलास्टिक पूल नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड S0 कॉन्फ़िगर पे जाओ, सबसे जो सस्ता से सस्ता वो यूज़ करना है हमें। बैक जाओ एक बार, क्रिएट डेटाबेस पे जाओ, ये स्टैंडर्ड S0 से सबसे सस्ता ही है, तभी इसने फ्री टियर के लिए वो सेलेक्ट किया है। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो प्रीमियम इसमें भी होते हैं, स्टैंडर्ड प्रीमियम, उस तरह से आप अपना देख सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए 15 USD दिखा रहा है पर मंथ की कॉस्ट, हमें तो थोड़ी देर के लिए चाहिए। क्रिएट करिए, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका डेटाबेस। जैसे ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, अब इसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्ड तो हमें विदाउट रिसोर्सेज भी बिल्ड हो जाता है, हमारा CI पाइपलाइन चल जाती है। बट रिलीज़ के लिए हमेशा क्या चाहिए, कोई एक रिसोर्स चाहिए जिसके अंदर हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो CD पाइपलाइन से पहले हमें रिसोर्स बनाना ज़रूरी है। आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, थोड़ा समझिए। CI तो हमारा बिना रिसोर्सेज सबके ऐसी टास्क लगाओ, कोड डालो, उसमें चल जाएगा, आपको आउटपुट भी आ जाएगा। बट रिलीज़ के लिए हमेशा रिसोर्सेज चाहिए। आपने उससे पहले वेब ऐप किया, अब आप डेटाबेस के लिए SQL कर रहे हैं। और मेजरली यही होता है, वेब ऐप्स हो गई, EC2 मशीन्स हो गई, वर्चुअल मशीन्स हो गई, या वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय कर दिया, वेब ऐप्स में कर दिया। आपको एक भी चीज़ समझ में अच्छे से आती है तो उसके बाद आप आराम से किसी भी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट आप ये समझ लीजिए कि हमें डिप्लॉयमेंट से पहले रिसोर्सेज चाहिए। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है मैं वीडियो वापस ऑन कर दूंगा, अभी मैं पॉज कर देता हूँ। हमारी रिसोर्स रेडी हो गई है, हमारा डेटाबेस भी रेडी हो गया है। गो टू रिसोर्सेज पे जाएंगे, ये देखिए हमारा डेटाबेस रेडी हो गया, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सर्वर्स पे जाइए, ये हमारा सर्वर है, इसके अंदर डेटाबेस पे जाइए। अब हमको डेटाबेस दिख रहा है, टियर दिख रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि जब भी हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमें सर्वर चाहिए होता है, राइट। आ जाइए रिलीज़ पाइपलाइन पे, एडिट करेंगे। इसी पाइपलाइन को हम क्रिएट करते हैं इस तरह से कि अब हमें डेटाबेस भी भेजना है। तो मैं एक टास्क ऐड करता हूँ, डेटाबेस के लिए सर्च करते हैं, कुछ मिलता है क्या। SQL डेकपैक करके कुछ सर्च करता हूँ, कुछ होगा क्या। हाँ ये रहा, देखिए मेरे को एज़्योर SQL डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, तो ये एक लग रहा है डेटाबेस डिप्लॉयमेंट जो हमें डेटाबेस को डिप्लॉय कर सकता है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है जो हमने पहले लिया था। अब देखिए आप जब करेंगे ना तो नीचे वाला मत सेलेक्ट करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑथराइज करा चुके हैं। तो वो ऊपर जो होता है आप उसको सेलेक्ट करिए। आप अगर नीचे करेंगे तो वो वापस ऑथराइजेशन मांगेगा, वो सब करेगा। बट आप ऑलरेडी करा चुके हैं, एक बार कराना होता है सब्सक्रिप्शन ऑथराइज, उसके बाद फिर तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अब यहाँ पे थोड़े और ऑप्शन है। ऑथेंटिकेशन टाइप, कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं हम, ठीक है। आप ऑथेंटिकेशन टाइप में कनेक्शन स्ट्रिंग दे दीजिए। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, इधर आइए, डेटाबेस खोलिए, डेटाबेस में आप शो कनेक्शन स्ट्रिंग करिए, कॉपी करिए, यहाँ से कॉपी करिए, नोटपैड पे जाइए, पेस्ट करिए,
पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है आपके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका आईडी आ रहा है, आपको पासवर्ड डालना है। तो मैं ये पॉज करके यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा, उसके बाद ये कि ये पूरी कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी मैं पासवर्ड आपको डाल के ही दिखा देता हूँ, बट मैं गलत पासवर्ड डालूँगा, बाद में उसको सही कर लूँगा। आपको सही पासवर्ड डालना है। सपोज़ ये मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है, अब मैंने ये पासवर्ड डाल के कॉपी कर लिया। Ctrl+X, मैंने ये कॉपी कर लिया, मैं अपनी पाइपलाइन पे आया, मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये मेरी पूरी हो गई। बट ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद अब ये डेकपैक फ़ाइल पूछ रहा है। डेकपैक फ़ाइल आपको कहाँ से मिलेगी, आप सबको को पता ही है। आप इधर आओ, डेकपैक में जाओ, आपने डेकपैक फ़ाइल सेलेक्ट करी, ओके कर दिया, राइट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका काम ख़त्म। आपके सारे रेड, जो भी जितने भी रेड वाले साइन थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, आपने मैंडेटरी फील्ड्स कंप्लीट कर लिया। बट ये ऐसे स्ट्रिंग रखना पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको हम एक वेरिएबल में रखेंगे जिससे हम सबको ये नहीं दिखा पाएँ कि ये क्या स्ट्रिंग है, इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+X किया, वेरिएबल्स पे गया, ऐड किया, मैंने नाम दे दिया DB कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। यहाँ मैं इसकी वैल्यू दूंगा। जैसे ही मैं वैल्यू दूंगा और एक बार इसको लॉक करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है, 1 मिनट, हाँ, ये मैंने इसको पेस्ट किया। लॉक जैसे ही करूँगा तो ये गायब हो जाएगी, फिर नहीं देख सकते और ना फिर इसको एडिट कर सकते। तो इससे पहले मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके उसका पासवर्ड चेंज करके और फिर आपको लॉक करके दिखाता हूँ। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने लॉक किया, आपने देखा गायब। इसको की को इसको हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने लिए। पाइपलाइन पर आओ, वापस इधर आओ, कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाओ, डॉलर यूज़ करो, आप इसको डॉलर यूज़ करो और जो भी ब्रैकेट दो उसमें आप पेस्ट कर दो, तो ये आपका काम हो गया। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? वेरिएबल वहाँ से आप एक सिंपली वेरिएबल पास कर रहे हैं, बट उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? जो आपने यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं, जिससे एक सिक्योरिटी मेजर कंसर्न्स जो हैं वो, मतलब यही एक प्रोफेशनल वे है। और भी एक तरीका है जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब हमारी पाइपलाइन रेडी है, हम इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे और हम इसको क्रिएट कर देंगे रिलीज़ के लिए। अब देखते हैं रिलीज़ कैसे होता है, सक्सेसफुली होता है या नहीं। मैं लॉक्स पर कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, 5-4 मिनट। इतने में वीडियो पॉज कर देता हूँ। जैसी एक पाइपलाइन फेल होती है पास होती है, देखते हैं। इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, या चलने देते हैं। एरर आ गया है, लेट्स सी क्या है। कह रहा है ऑटोमेशन नो रिसोर्स फाउंड विद TCP क्लाउड निंजा। क्लाउड निंजा नाम से उसको कोई, एक मिनट थोड़ा सा और इधर चलते हैं। क्लाउड निंजा सर्वर एज़्योर सब्सक्रिप्शन में उसको मिला ही नहीं है। ओके, एडिट करते हैं, पाइपलाइन पर आते हैं। देखा आपने, अनलॉक करी, आपकी वैल्यू गायब हो गई।
मैं वापस से कनेक्शन स्ट्रिंग लाता हूँ और उसको फिर एक बार यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, फिर चेक करते हैं। आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहीं से लानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई मैंने, पेस्ट कर दिया। पासवर्ड डालता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैंने अपनी कॉपी कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, टेस्ट के लिए सबसे पहले इधर ना भेज के सीधा हम इसको यहाँ पे भेजते हैं। मैंने भेज दिया है सीधा वहाँ पे, और मैं उसको सेव करता हूँ और उसके बाद क्रिएट रिलीज़ करता हूँ और चेक करते हैं कि ये कैसे हो रहा है या नहीं। मैंने वेरिएबल्स ना यूज़ करके सीधा एक बार चेक करने के लिए देखा है, फिर हम वेरिएबल्स भी देखते हैं, क्या पता वेरिएबल में इशू आ रहा हो। म्यूट इसको पॉज कर देता हूँ, देखते हैं पाइपलाइन फेल हुई है पास, मैं उसको फिर ऑन कर दूंगा। तो हमारा जो एरर आ रहा था वो मैंने रिजॉल्व कर लिया। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों आ रहा था। बेसिकली जब हम पोर्टल पे जाते हैं, अपने पोर्टल पे देखते हैं, यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग देख रहा था डेटाबेस की। तो इस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग में शो कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे टाइम आउट 30 सेकंड दे रखा है। तो 30 सेकंड में उसको डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब मैंने क्या किया है, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ तक ये जो मल्टीपल से लेके और लास्ट टाइम आउट तक ये रिमूव ही कर दिया है। तो सर्वर से लेकर आप योर पासवर्ड तक अपना पूरा पासवर्ड डाल लेना। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आप इसको एक बार बंद कर दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद अपना वेरिएबल्स पर आना, यहाँ पे एक डीबी कनेक्शन बनाना और डीबी कनेक्शन करके अपनी अपनी वैल्यू जो भी है उसको डाल के लॉक कर देना। लॉक करने के बाद आप पाइपलाइन पर आना। पाइपलाइन पर आके आप यहाँ पे जो अपना ये टास्क है उसको यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देना। तो आपने अपनी वैल्यू पास कर दी। जब आप वैल्यू पास कर देंगे तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपकी वैल्यू पास हो गई, आपका एकदम डीबी रेडी है। अब आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सेव करना, ओके करना, क्रिएट रिलीज, क्रिएट। अब देखते हैं, पिछली बार एरर आ रहे थे, अब की बार एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने वो रिजॉल्व कर दिया है। कनेक्शन स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। पिछली बार जब एरर आ रहा था उसका टाइम आउट का इशू लग रहा था, तो टाइम आउट वाला वो चीज़ हटा देना, क्योंकि कई बार क्योंकि मशीन है 30 सेकंड से ज़्यादा ले जाती है, इतने में वो एरर फेंक देता है। तो अब ये चलने देते हैं। जैसे ये पास होता है, हार्डली 2-3 मिनट्स लेगा। इन प्रोग्रेस में आ गया है, तो मैं ये वीडियो स्टॉप कर देता हूँ या फिर चलने देते हैं 3-4 मिनट्स। जैसे ये स्टार्ट तो हो गया है, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वापस से देखते हैं। एज़्योर डेवऑप्स में जाएंगे, एज़्योर पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे अपना डेटाबेस डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये डाउनलोड आर्टिफैक्ट डाउनलोड हो गए। अब ये ऐप सर्विस जो आपकी है, जो हमने पहले ही डिप्लॉय करी थी, वो डिप्लॉय हो रही है। ये तो सक्सेसफुली हो ही जाएगी। ये टास्क तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन ये टास्क है जो एज़्योर सीक्वल डेक पैक है, जो पहले एरर शो कर रहा था। शुरू हो गया एज़्योर सीक्वल डेक पैक। मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा खास चेंज नहीं किया, बस टाइम, वो जो स्ट्रिंग थी कनेक्शन स्ट्रिंग में, उसमें जो टाइम आउट वाला और जो आगे का कंटेंट था पासवर्ड के बाद का, वो स्ट्रिंग मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि उसके बिना भी ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ पीछे, तो ये आप लोगों के लिए मैंने अभी वापस से एक बार ट्राई करने के लिए चलाया है, देखते हैं। और डीबी कनेक्शन उसको वेरिएबल में एक रख लिया है। तो चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे कि हमने वो कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ क्यों नहीं रखी। वहाँ रखते तो कोई भी डेवलपर या कोई आपका ही कलीग आके चेक कर सकता था। कनेक्शन नेम, वो एक तरह से सब कुछ ही है, पासवर्ड है उसमें, नेम है, कोई भी जाके आपके डीबी को खोल सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमने उसे ऐसा कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल में रखा और लॉक कर दिया। अनलॉक भी करूँगा तो वो आपको भी वैल्यू नहीं दिखेगी। एक बार लॉक कर दिया तो वो बस वैल्यू हाइड हो जाएगी, उसके बाद वो किसी को नहीं दिखती।
स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अब 2-3 मिनट और लेगा क्योंकि डीबी है और डीबी टास्क जनरली टाइम लेते हैं। अभी तो बहुत छोटा सा एक हम एम्प्लॉय टेबल ही डाल रहे हैं, बाकी बाद में जब आपका प्रोडक्शन लेवल या फिर डेवलपमेंट लेवल पे आप डालेंगे तो काफ़ी सारी टेबल्स होंगी, तो ये टाइम लेते हैं। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको शो करके दिखा दूँगा। देखिए इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, एनालाइज डिप्लॉयमेंट प्लांट स्टार्ट कंप्लीट, अपडेट कर रहा है डेटाबेस को, अपडेट कंप्लीट, और हमारी ये फाइनलाइज जॉब कंप्लीट हो गई है। अब ये एक बार जॉब कंप्लीट हो गई मतलब हमारा फ्रंट एंड भी .NET कोर एप्लीकेशन भी डल गई है और डेटाबेस भी डल गया है। क्लाउड पर आइए, क्लाउड पर आने के बाद अपने डेटाबेस पे जाइए। यहाँ पे देखिए क्वेरी एडिटर पे जाने से पहले अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे, जो भी आपने पासवर्ड रखा है, तो वो कुछ एरर शो करेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जाइए फायरवॉल्स पे, फायरवॉल पे क्लिक करिए। अरे 1 मिनट रुकिए, ये सर्च ही नहीं कर रहा है। फायरवॉल डालिए, फायर वॉल डालिए, क्यों नहीं हो रहा है? एक बार खुद से ही नीचे जाके देख लीजिए, नेटवर्किंग में होगा वो फायरवॉल। डेटाबेस पे ना जाके आप सर्वर पे जाइए, आपके SQL सर्वर पे जाइए, अपना जो सर्वर बनाया है वहाँ जाइए, यहाँ पे फायरवॉल डालिए। ये देखिए फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क। आपकी यहाँ पे एक IP आ रही होगी, क्लाइंट IP, आपकी भी खुद की IP आ रही होगी, उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैंने कर ली थी, इसलिए आप लोग यहाँ पे नाम दीजिए अपना कुछ भी और अपनी IP को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो आप ये इस IP को ऑथराइज़ कर रहे हैं कि इस DB में आ सकता है, और ये कि आपका नो रहेगा, अलाउ एज्योर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू एक्सेस दिस सर्विस, आप इसको येस कर दीजिए और सेव कर दीजिए। जब आप इसको दोनों स्टेप कर देंगे ये आपका सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर आप अपने डेटाबेस पे जाइए, आप अपने डेटाबेस को यहाँ पे SQL सर्वर में ही नीचे जाएंगे, SQL डेटाबेस, यहाँ पे आपको डेटाबेस दिख जाएगा। डेटाबेस के अंदर क्वेरी एडिटर है, क्वेरी एडिटर पे जाइए, अपना पासवर्ड डालिए, जो भी आपका पासवर्ड है। आप लॉगिन हो गए। क्वेरी एडिटर में आप टेबल्स पे जाएंगे। आप सबसे पहले जाके भी देख लेना, डिप्लॉयमेंट से पहले कोई टेबल नहीं होगी क्योंकि आपने खाली डेटाबेस बनाया था, पर डिप्लॉयमेंट के बाद हमारी टेबल आ गई है। ठीक है, अब इस डिप्लॉयमेंट के बाद हमारी टेबल आ गई। हम सिंपल से एक क्वेरी चला के देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये मेरे को टेबल नेम मिल गया, इसको मैं रन करता हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे, कुछ खाली है, कोई ID वाईडी अभी कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन में डिप्लॉय डेटाबेस हो गया है, मतलब मेरे डेटाबेस भी डिप्लॉय हो गया, एप्लीकेशन भी डिप्लॉय हो गया। अब मैं एक बार जाता हूँ क्लाउड निंजा पे जाता हूँ और इसको ब्राउज़ करके देखता हूँ। मैं डेटाबेस का पेज एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ। अब वो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट एंड है, इसमें जो एम्प्लॉय है ये डेटाबेस से रिलेटेड है। तो अब डेटाबेस पे एक बार क्लिक करते हैं। इतना टाइम ले रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई एरर आएगा। मैं आपको जान के वो एरर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कुछ एरर आ रहा है। अभी आप देखिए, मैं आपको इसको एक चीज़ बताता हूँ। हमारी जो DB है, DB भी हमने डिप्लॉय कर दिया और एप्लीकेशन भी जो थी वो भी डिप्लॉय कर दी। बट इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों का DB और एप्लीकेशन का कनेक्शन, इसको भी तो हमें अपडेट करना होगा। तो उसको भी कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग में अपडेट करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी एक, इसका डुप्लीकेट करिए। ये आप डेवलपमेंट से पूछ सकते हैं आप, मुझे तो पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एक आपके कोड में नीचे जाएंगे, वेब ऐप के अंदर एप्लीकेशन सेटिंग होती है। ये एप्लीकेशन सेटिंग में ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये वाली आपने अभी जब आप चेक कर रहे हैं तो देखिए लोकल DB, जब लोकल डेवलपर चलाते हैं तो वो लोकल DB से कनेक्ट होने के लिए करते हैं। बट आपको अब अपनी एप्लीकेशन जो हमने SQL सर्वर का DB है उससे कनेक्ट करना होगा, राइट। तो अब हम इधर जाते हैं अपनी पाइपलाइन पे, इस पाइपलाइन को हम एडिट करते हैं वापस से,
और इसके वेरिएबल्स पे जाके देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले मेंशन कर रखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो ये है कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ से देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट, कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट, और जो आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ पर डाली थी सेम आप कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ डाल दीजिए। जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली ये डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग है, वही आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग ऊपर डली हुई है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं आप उसको अपेंड करा रहे हैं, मतलब ओवरराइड करा रहे हैं। जो ये लोकल ये कोड है जब ये रन टाइम पे जाएगा तो आपकी जो नई कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कनेक्ट हो जाएगी। और अपेंड कैसे होगी, आपने यहाँ वेरिएबल दे दिया। अब आप अपनी पाइपलाइन पर आइए, पाइपलाइन पर आके टास्क पे जाइए। टास्क पे जाने के बाद आपकी ऐप सर्विस है, यहाँ पे आप देखिए फाइल ट्रांसफॉर्म्स एंड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन है। इस पे जाके आपको जेसन वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कराना है। ये आपका जेसन है, जेसन में वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कराना है। तो आप इस एप्लीकेशन को इसको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है स्टार एप्लीकेशन सेटिंग्स डॉट जेसन, मतलब इससे पहले कोई भी बात हो उसके बाद आपको फाइल का नाम। इस फाइल में आपको वो कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप समझ लेगा कि आप यहाँ पे वेरिएबल सेटिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो इस फाइल को ढूंढेगा, इसमें वो जाएगा वेरिएबल्स पे जाएगा, यहाँ पे जो उसको मैच करेगा उसका ये ओवरराइड या अपडेट कर देगा। अब आप इसको सेव करिए, वापस से इसको हम चलाते हैं, सक्सेसफुली रन हो जाएगी। जैसे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी मैं आपको शो करता हूँ, एक बार इन प्रोग्रेस में दिखा देता हूँ, फिर हम अपनी वापस से एप्लीकेशन रन करके देखेंगे और होपफुली ये एरर चला जाएगा। तो इन प्रोग्रेस में हो गया। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी तो मैं आपको वापस से इसको पॉज को ऑन करता हूँ, इतने में इसको पॉज कर देता हूँ। बाकी सारे टेस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। SQL डेक पैक इनिशलाइज हो रहा है, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर वापस से मैं पॉज ऑन कर दूँगा। आपकी एप्लीकेशन अब सक्सेसफुली वापस डिप्लॉय हो गया। जो हमने ऐप सेटिंग का चेंज डाला था वो भी हो गया है। तो होपफुली अब वो वेरिएबल्स को अपडेट कर चुका होगा। इसको ब्राउज करते हैं, ब्राउज़ करा, ASP.NET कोर ये सब आ रहा है। एम्प्लॉयज़ पे गए, यस, पिछली बार ये एरर आ रहा था, अब ये एम्प्लॉयज़ पे एरर नहीं आ रहा है। क्रिएट न्यू करता हूँ। अगर मैं इस पे यहाँ पे नाम डालता हूँ मयंक या फिर क्लाउड निंजा, डिपार्टमेंट डाल देता हूँ IT, ईमेल डाल देता हूँ क्लाउड मल्टी क्लाउड स्टैक्स @outlook.com। फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं, एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं अभी ABC, बस इतना ही डाल के क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर अब मैं इसको डेटाबेस में चेक करूँगा तो ये डेटाबेस में भी पहुँच गया होगा। हम वापस जाते हैं, SQL सर्वर से जाते हैं, क्लाउड निंजा सर्वर पे जाते हैं, SQL डेटाबेसेस पे जाते हैं, डेटाबेस को ऑन करता हूँ, क्वेरी एडिटर पे जाता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, अब पहले आपने सेलेक्ट स्टार किया था, वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, DBO एम्प्लॉय करके कुछ टेबल नेम है, वो कर दिया। इसको जब स्टार्ट करेंगे, अब देखिए मैंने जो डाला वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो जब एक बार तो आपका यहाँ पे जो भी डेटाबेस का जो एलिमेंट था या डेटाबेस की जो भी हमने एंट्री कराई थी वहाँ पे एप्लीकेशन से वो डेटाबेस में भी शो हो रही है। इस तरह से काम करता है। स्कीमा आपको अपडेट करना होगा, आप अपडेट कर सकते हैं, डेटाबेस यहाँ स्टोर होता रहेगा। अब हमने पूरा एकदम देख लिया। अब शुरू से एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं, पाइपलाइन पर आते हैं। ये आपकी CI पाइपलाइन थी जिसके अंदर हमने डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों को डिप्लॉय करा था। दोनों की CI पाइपलाइन चलाई थी, डिप्लॉय नहीं किया था। यहाँ पे आपकी विंडोज़ एप्लीकेशन में आपने पूरा .NET की एप्लीकेशन को बिल्ड किया था, उससे ड्रॉप फोल्डर में आर्टिफैक्ट्स लिए थे। डेटाबेस के लिए भी ऐसे ही आपने उसको बिल्ड किया था, डेकपैक फाइल मिली थी, आर्टिफैक्ट डेकपैक फोल्डर में आ गए थे। इसका हमने इनपुट लिया रिलीज़ फोल्डर में। जब इस रिलीज़ फोल्डर में हमने एज एन इनपुट लिया, यहाँ पे इसका डेकपैक और वो ड्रॉप फोल्डर आया, उसको हमने अपनी एप्लीकेशन को ऐप सर्विस में डिप्लॉय कराया और जो डेटाबेस था उसको SQL डेटाबेस में डिप्लॉय कराया। फिर उन दोनों के कनेक्शन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग ओवरराइड कर दी। तो हमारी अब ये एप्लीकेशन वर्किंग है, जिसमें आप ये एप्लीकेशन देख रहे हैं DB कनेक्टेड है। तो होपफुली ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम
कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कैसे अचीव करते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और मैं एक बार वापस से पूरी पाइपलाइन चला के दिखा देता हूँ। आपने एडिट किया, एडिट करने के बाद आपको ट्रिगर्स मैंने बताए थे, अभी तक शायद हमने ट्रिगर्स एनेबल हैं, इसमें एनेबल कंटिन्यूस के लिए एनेबल हैं। अब एक काम करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन चेक करने के लिए फाइल्स पे जाते हैं, ऐप सर्विस में मैं जाता हूँ, ऐप सर्विस में मैं वेब ऐप पे जाता हूँ। अब आपके सपोज डेवलपमेंट टीम ने व्यूज़ में जाके कुछ देखता हूँ, मेरे को भी एम्प्लॉयज़ व्यूज़ में जाके पहले ये देख लेते हैं, वेब ऐप या फिर कुछ एप्लीकेशन यूजर्स, ये कहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या इसमें? यहाँ पे यूजिंग वेब ऐप मॉडल, टारगेट, व्यू, लेआउट, एरर में एरर शो हो रहा होगा, शेयर, एक मिनट, होम में, अबाउट में, यस अबाउट में अभी देखिए, यूज़ दिस एरिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अबाउट जाइए एक बार, यूज़ दिस एरिया प्रोवाइड योर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन, यूज़ दिस एरिया प्रोवाइड, ठीक है, तो हमें मिल गया है। अब मैं इस एरिया को चेंज करता हूँ, एडिट करना पड़ेगा, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसको डेवलपमेंट लिखता हूँ, डेवलपमेंट वेबसाइट, ठीक है, और मैं कमिट करता हूँ। अब मैं कमिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली पाइपलाइन रन होगी और बिल्ड हो जानी चाहिए। तो ये हमारी कमिट होगी। अपडेट अबाउट HTML, कुछ आपको कमेंट करना है वो कर सकते हैं, और कमिट कर दिया। यहाँ से कमिट नहीं होती, डेवलपर्स अपने लोकल सिस्टम से फाइल चेंज करेंगे और वहाँ से कमिट करके पुश करेंगे, बट फॉर लर्निंग पर्पस मैंने यहीं से सर्वर पे ही चेंज कर दिया सीधा। तो अब अपनी पाइपलाइन पर आते हैं, देखिए पाइपलाइन खुद से ट्रिगर हुई है, मैंने स्टार्ट नहीं करी, अब ये खुद ही स्टार्ट होगी, खुद से इसके सारे प्रोसेस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। पहले ये कमिट आईडी थी जिससे सारे चल रहे थे, बट अब हमने जैसे ही चेंज किया तो कमिट आईडी चेंज हो गई और यहाँ पे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से खुद ही आपकी पाइपलाइन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे विंडोज़ और डेटाबेस में अभी ये पाइपलाइन स्टार्ट हो चुकी है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। जैसे ये कंप्लीट होगी फिर आपको आगे का दिखाऊंगा कि वो भी अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा और खुद ही डिप्लॉयमेंट चलने लगेगा। मैंने ये अभी विंडोज़ का कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैंने पॉज ऑन किया, मतलब पॉज ऑफ किया है, तो ये विंडोज़ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। विंडोज़ मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है, उसने ड्रॉप फोल्डर में अपना सारी जितनी भी वेब जिप फाइल थी वो अपना डाल दिया। अब डेटाबेस का स्टार्ट हो गया, और इसमें पहले आपने देखा होगा कि डेटाबेस पहले चल रहा था विंडोज़ बाद में, तो ये रेंडमली कोई सा भी स्टार्ट हो जाता है, बट एक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा कंप्लीट होगा, तो इसमें ऊपर नीचे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं रहता। तो अब डेटाबेस का भी स्टार्ट हो गया, ये भी 2-3 मिनट में अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही होता है मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। देखिए डेटाबेस भी कंप्लीट हो गया है, डेटाबेस भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया है। एक जो आपकी टोटल ये जॉब है जिसके अंदर दोनों एजेंट्स थे, एक एजेंट्स 2 मिनट 16 सेकंड तक चला, एक 39 सेकंड्स में कंप्लीट हो गया। तो एक जॉब पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है। ड्रॉप फोल्डर में इन दोनों ने अपना डेक पैक और ड्रॉप में अपनी अपनी फाइल्स डाल रही है। अब हम रिलीज़ पे जाते हैं। मैंने रिलीज़ अभी तक नहीं चलाया, देखिए मैंने कुछ नहीं चलाया, पॉज ऑन करी, खुद से ही ऑटो स्टार्ट हुआ है वो, ठीक है। रिलीज़ नंबर 16 खुद से ही। तो अब आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता क्या है। आपने कमिट किया, इतने ये चल रहा है प्रोसेस, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ सारी चीज़ें। डेवलपर्स ने अपने लोकल सिस्टम में कोडिंग करी, उसके बाद उन्होंने अपना कोड को ऐड किया, ऐड करने के बाद कमिट के बाद उन्होंने पुश कर दिया। जैसे ही वो सर्वर पर आता है, इसको एज़्योर डेवऑप्स को ट्रिगर लगा हुआ है कि भाई कोई भी सोर्स चेंज होता है तो CI चला दो। ऑटोमेटिकली उसने उस पाइपलाइन को रन कर दिया। जो भी ब्रांच में हमने ब्रांच स्पेसिफिक कर रखा है कि भाई डेवलप ब्रांच में जैसे ही चेंज हो आप चला दो। डेवलप ब्रांच की जो थी उन्होंने CI की जॉब चला दी, जिसमें हमारा विंडोज़ था और एक DB का था। तो दोनों विंडोज़ और DB सक्सेसफुली रन हो गए, CI हमारा कंप्लीट हो गया, आर्टिफैक्ट जनरेट हो गए। उसके बाद आर्टिफैक्ट जैसे ही जनरेट हुए, डिप्लॉयमेंट वाला भी कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट के लिए ट्रिगर लगा हुआ है, वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी अपने आप चालू हो गया, स्टार्ट हो गया उसका प्रोसेस। अब ये भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब हमारी एप्लीकेशन में जो मैंने अबाउट, अभी भी आप अबाउट जाके देख सकते हैं, यूज़ दिस एरिया टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये था।
जैसे ही ये सक्सेसफुली हो जाता है, हम इस एरिया को वापस जाके चेक करेंगे। मैंने वहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट वेबसाइट, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा, इस तरह से हम, जैसे अब ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए मैंने बना लिया, ऐसे ही आप इसके बाद अगर मेरी ब्रांच आप डेवलपमेंट सेलेक्ट है, मैं आगे बता देता हूँ उसको, फिर आप ब्रांच क्यूए सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्यूए सेलेक्ट के लिए आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं क्यूए के लिए, और उसको डिप्लॉय करा सकते हैं क्यूए की डिफरेंट वेब सर्विस पे। वहाँ पे आपको अलग से खुद की मतलब अलग से एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी क्यूए एनवायरनमेंट के लिए। ऐसे ही आप यूएटी के एनवायरनमेंट के लिए, देखो डिप्लॉयमेंट जब भी कराना है आपको वहाँ पे जाके सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेगी। आप एक ही सर्विस में, एक ही वेब ऐप में क्यूए, डेव या ऐसे नहीं डाल सकते। उसका रीज़न है क्योंकि अगर एक में ही डाल दिया तो वो खुद मशीन कन्फ्यूज़ हो जाएगी, भाई कौन सा चलाना है, क्या करना है। तो इसलिए आपको अलग अलग से अपनी एप्लीकेशंस के लिए वेब ऐप्स क्रिएट करनी है। वेब ऐप्स क्रिएट करके, देखिए सक्सेसफुली हो गया, पहले वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट सक्सेसफुली हो गया है। सक्सेसफुली होने के बाद आपको यहाँ पर आएंगे, अबाउट में आप ये देख रहे हैं, मैं एक नेक्स्ट पेज पर डुप्लीकेट करता हूँ अबाउट को ही। ये पुराना है हमारा, मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, और ये नया। एक मिनट, इसको नहीं, पहले रीलोड कर लेते हैं। अब अबाउट पर आते हैं, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट वेबसाइट, जो मेरा अभी हमने डाला था, और जो पुराना है वो आपके सामने है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक कमिट करा, खुद से पाइपलाइन स्टार्ट हुई, खुद ही उसने डिप्लॉयमेंट कर दिया। ये हो गया हमारा पूरा सक्सेसफुली CI/CD, पूरा .NET कोर का हम बिल्ड सक्सेसफुली किया, आउटपुट ले गया। वर्चुअल मशीन ने यूज़ करी, इलास्टिक बीन यूज़ करी। अब ये URL, जो ये मेरा URL है इसका एप्लीकेशन का, शायद मैंने बंद कर दिया। ये मेरा जो URL था एप्लीकेशन का, अगर आपको किसी को भी देते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप ये किसी को भी URL देंगे तो उसको यही वेबसाइट दिखेगी। तो इसी तरह से हमारा ये इस तरह से वेबसाइट दिखेगी, इस तरह से पूरा डिप्लॉयमेंट दिखेगा। ये सारी चीज़ें थी हमारे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में। अब मैं आपको एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अभी हमने ये जो एप्लीकेशन बनाई थी, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए बनाई थी। अब आपको दूसरे एनवायरनमेंट के लिए बनानी है सपोज़, तो आप दूसरे एनवायरनमेंट के लिए जो यहाँ पे ब्रांच है, आप ये वाली पाइपलाइन ऐसी ही रखेंगे, सेम टास्क सेम सब चीज़ करेंगे, और दूसरी क्या करेंगे, डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे QA, तो QA के लिए बन जाएगी। और जो आप डिप्लॉयमेंट करेंगे वहाँ पे, अभी मैंने क्लाउड निंजा जो सेलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे आप इस पाइपलाइन का नाम भी आप ऐसे दे सकते हैं कि ये डेव हो गई, ठीक है। और वहाँ पे वो फिर QA के लिए बना देंगे, आप दूसरी सेम ऐसी QA के लिए बना देंगे, ब्रांच QA सेलेक्ट कर लेंगे। और डिप्लॉयमेंट में भी ऐसे ही, रिलीज़ में भी अभी आपने जो रिलीज़ बनाया है, ये अभी CD जो बनाई है आपने, ये डेव के लिए बनाई है, ऐसी सेम CD आप QA के लिए बना देंगे। तो इस तरह से आप सारे इस तरह से आप सारे अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डेव, QA, UAT। और इसी तरह से आप प्रोडक्शन, पांचों चारों जो एनवायरनमेंट आप इस तरह से ही क्रिएट कर सकते हैं। बट बेस एनवायरनमेंट आपको मैंने बता दिया, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी होता है, जैसे आप ऐड करें डेवलपमेंट, और यहाँ पे आप ऐप सर्विस में एक अप्लाई करें, इसमें आप QA करें, सपोज़ QA कर लिया और इसको सेव कर दीजिए। इसको यहाँ पे QA कर लिया, सेव कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये आपके .NET वो थे, क्या कहते हैं, .NEट कोर का जो आपका आर्टिफैक्ट जनरेट हुए, सिंपली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चले गए। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना अप्रूवल लगा सकते हैं कि भाई अगर डेवलपमेंट सही हो गया तो ये बंदा, जैसे कि अभी मेरे पास शायद एक ही है, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बंदा अप्रूवल देगा, ये यहाँ पे अप्रूवल लग गया, देखिए ये टिक हो गया है, ठीक है, अप्रूवल देगा, फिर ही मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। अब यहाँ पे आप अपनी वेब ऐप दूसरी जाके बना लीजिए, डेटाबेस दूसरा बना लीजिए, और फिर वही कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए उस डेटाबेस की। इस तरह से आप अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा डेवलपमेंट टीम का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स आप खुद बता देंगे, बट एप्लीकेशन सेटिंग्स में अगर वो एनवायरनमेंट वाइज डिप्लॉय कर रहे हैं या फिर
उनका डिप्लॉयमेंट का तरीका कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़े डेवलपमेंट टीम के साथ बैठ के कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होगी। इस केस में ही वो आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करेंगे। बट अब आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, या तो आप बिल्ड भी अलग अलग बनाइए डेव एनवायरनमेंट का। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और बिल्ड आप टू अप्रोच हो गई। एक अप्रोच आपकी ये हो गई, सिंपली आप हर का बिल्ड अलग बनाइए। जैसे डेव एनवायरनमेंट का QA का बिल्ड, ऐसे आप अपना यूएट का, ऐसे आप प्रोड का, ऐसे आपने अलग अलग बिल्ड बनाए प्रोड का। और जब आप बिल्ड बना रहे हैं तो आप हमेशा अलग अलग ब्रांचेस यूज़ कर रहे हैं। डेव ब्रांच ऐसी आप सारी ब्रांचेस यूज़ कर रहे हैं। बिल्ड के लिए आपने बना लिया। ऐसे आप डिप्लॉयमेंट के लिए आप अलग अलग से, डिप्लॉयमेंट में सेम रहता है, डिप्लॉयमेंट की अलग अलग पाइपलाइन बनाएंगे, डेव की अलग पाइपलाइन, और उसमें सारी सर्विसेज क्रिएट कर देंगे। ठीक है, डेव की ब्रांच बनाएंगे, उसमें सारी सर्विसेज क्रिएट कर देंगे। बिल्ड कर लिया, बिल्ड में आप अलग अलग ब्रांच बनाई डेव की सारी। और दूसरी अप्रोच, ये तो फर्स्ट अप्रोच हो गई आपकी टू अप्रोचेस में आपकी फर्स्ट अप्रोच ये हो गई, ये पहली आपकी अप्रोच हो गई। और दूसरी अप्रोच में आपने क्या किया, बिल्ड एक करा रहे हो बट आप डिफरेंट स्टेजेस बना रहे हो। तो इंटरव्यूअर आपसे जैसे भी पूछे आप उसका अब आराम से आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया लगी गया है। बिल्ड आपने एक ही बनाया, इसको आप ब्रांच स्पेसिफिक रख लीजिए, या फिर आपने प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से ब्रांच रख ली। वो अप्रोच आपकी है, आपको थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा कि आप एक ही ब्रांच के बेसिस पे ही कर रहे हैं। तो आपने एक ही ASP.NET, मैंने अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादातर मैं हर एक ब्रांच का अलग अलग से बनाता हूँ। इससे काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में कई बार डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट चल रहा होता है, QA पीछे रहता है, तो उनको दिक्कत ना हो, उनका एनवायरनमेंट हमेशा अप रहे और मर्ज करने में भी इजी रहता है। तो फर्स्ट अप्रोच जनरली यूज़ करता हूँ। अब सेकंड अप्रोच में आप ये कि आपने बिल्ड किया, ASP.NET कोर नाम से फाइल बनाई, उसका एक ही आपने ब्रांच बना ली, और उससे अब इस ब्रांच, ये आपने एक ही ब्रांच से उसको अटैच कर लिया। मतलब आपने बिल्ड पाइपलाइन इसी ब्रांच से, ASP.NET कोड नाम से ब्रांच बनाई, उसी से बना लिया। बिल्ड आपका सक्सेसफुल हो गया, रिलीज़ आपका सक्सेसफुल हो गया डेव। बिल्ड आपका सक्सेसफुल हो गया, इसी के बाद आपने उसको नाम दे दिया डेव में आपने रिलीज़ कर दिया। फिर आप अप्रूवल लगा के QA एनवायरनमेंट बना दो, अप्रूवल लगा के यूएट बना दो, अप्रूवल लगा के प्रोड बना दो। ये दूसरी अप्रोच हो गई, सिंगल लाइन, जिसमें आपने एक ही ब्रांच में उसको डेवलपमेंट पे डिप्लॉय कर दिया। फिर यहाँ पे आप अप्रूवल्स लगवा दो, अप्रूवल्स लगवा के आप उसको अलग अलग एनवायरनमेंट्स में भेजते जाओ। समझ गए होंगे होपफुली आप कि आपको अप्रूवल्स लगवा के कैसे भेजना है। जैसे मैंने आपको बताया, सेम का सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। आर्टिफैक्ट्स एक बार जनरेट हो गए, डेवलप ब्रांच में आ गया, डेवलप एनवायरनमेंट में आपने डिप्लॉय करा दिया, यहाँ पे आपने अप्रूवल लगाया है। अब ये अप्रूवल पे अगर आप अप्रूवल देंगे तो ही ये डिप्लॉय होगा। अप्रूवल देंगे उसके बाद ये डिफरेंट यहाँ पे आप ब्रांच के ऐप सर्विसेज क्रिएट कर लेंगे और उसके बेसिस पे डिप्लॉय हो जाएगा। बट अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, अभी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, होपफुली आप कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो एक एनवायरनमेंट मैंने अच्छे से आपको CI/CD समझा दिया कैसे होता है, उसके बाद मैंने अप्रोचेस बता दी, या तो आप डिफरेंट करके बनाएंगे या एक ही एनवायरनमेंट में क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम इसको जो कीवर्ड्स होती हैं एज़्योर कीवर्ड्स, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी पाइपलाइन में। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।